हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में बीए थर्ड ईयर के लिए हैं। और इसमें पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और वैसे आपको बता दें कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम को देखते हुए। इसमें हम पढ़ने वाले लोक प्रशासन की अध्ययन की पद्धति, लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धति यानी कौन कौन सा मेथड है और जिसको हम एज ए उपागम की कहते हैं। तो उपागम को यहाँ पे पढ़ने वाले, उपागम का देखो यहाँ पे लिखा है जैसे कि लोक प्रशासन को अध्ययन करने के लिए कई उपागम होते हैं। उपागम को ही हम दृष्टिकोण कहते हैं। दृष्टिकोण का मतलब है कि इस किसी को पढ़ने का नज़रिया। तो इस उपागम यानी नज़रिए को आगे जब नेक्स्ट लेवल में ले जाया जाता है तो वही नज़रिया क्या कहलाता है? सिद्धांत। क्या कहलाता है? सिद्धांत। तो फिलहाल हम लोक प्रशासन के अध्ययन को लेकर इसके दृष्टिकोण को देखने वाले। तो 3 दृष्टिकोण पढ़ने वाले। पहला है परंपरावादी या जिसको संगठनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं, दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण और तीसरा है व्यवस्थावादी दृष्टिकोण। तो इस तरह से इसके 3 जो दृष्टिकोण हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और सबसे जो पहला है परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण, उसको देख लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम को लेकर ये इनमें से कोई भी आ सकता है या तीनों आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पढ़ते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपने ये परंपरावादी दृष्टिकोण को अलग अलग दृष्टिकोण से भी जाना जाता है। जैसे हम अब लोक प्रशासन को समझ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको करने का, उसको पढ़ने का एक पहला जो तरीका होता है वह होता है परंपरावादी यानी संगठनात्मक। कि संगठन कैसे बनता है, लोक प्रशासन का संगठन कैसे बना है, उसको समझने का सबसे पहला दृष्टिकोण होता है। अभी इसके अंतर्गत देखें तो इस दृष्टिकोण को संगठनात्मक भी कहा जाता है, वैधानिक भी कहा जाता है, औपचारिक, ऐतिहासिक और विचारात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत इसके स्ट्रक्चर की बात होती है। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, तो समर्थक के नाम लिखिए कि इस दृष्टिकोण का समर्थन किन विद्वानों ने किया है। तो एक दो विद्वान आपको हर एक दृष्टिकोण में याद रखना है। तो पहला है वाइट, इसको हाइट भी कहेंगे, विलोबी, और एक और है एंडरसन। ये 3 वो विद्वान हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के परंपरावादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है और इस विचार को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। अब इस दृष्टिकोण के अंदर क्या होता है वो देख लीजिए कि परंपरावादी यह मानकर चलते हैं कि लोक प्रशासन की मूल समस्या संगठन के कानूनी ढांचे से जन्म लेती हैं या संगठन के अंतर्गत औपचारिकताएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं परंपरावादी दृष्टिकोण में, तो हम पढ़ते हैं इसके प्रशासन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रशासन का संगठन कैसे होता है। यानी प्रशासन का मतलब जैसे गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका जो लोक प्रशासन जो चलता है उसमें किस तरह से वो एक तरह से संगठन की तरह से काम करे। इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो लोक प्रशासन को एज एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बनाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। यानी लोक प्रशासन का वह दृष्टिकोण जिसमें उसके संगठनों को पढ़ा जाए, उसके संगठनों को समझा जाए, तो वो होता है परंपरावादी। अब इसके अंतर्गत बात करें, कुछ प्रमुख संगठन आते हैं या कुछ पद्धतियां हैं इसको पढ़ने की। तो इसके अंदर भी इसकी निम्न पद्धति है। किसकी पद्धति? वापस ध्यान दीजिएगा, इसी के अंतर्गत परंपरावादी दृष्टिकोण को समझने के लिए इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं या अलग अलग प्रकार होते हैं। हम ऐसे बात करें तो पहला होता है इसके अंदर ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति यानी कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार का सिस्टम अगर चल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई अतीत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो उस संगठन को बनाए रख रही हैं। तो इस तरह से हम किसी संगठन को पढ़ रहे हैं तो उसका ऐतिहासिक वजह, ऐतिहासिक महत्व भी होता है। तो इसका हो गया पहला, ठीक है ना। दूसरा, परंपरावादी के अंतर्गत और इसको पढ़ने का एक दूसरा जो अध्ययन मेथड है वह है कानूनी पद्धति। कानूनी पद्धति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परंपरावादी संगठन में एक कानूनी पद्धति है कि हर कोई संगठन होता है वह किसी न किसी कानून की वजह से होता है। अलग अलग जैसे नौकरशाह होते हैं, सरकारी नौकरशाह होते हैं, तो वह जो एक मिलकर काम करते, एक संगठन की तरह काम करते हैं। इसका रीज़न भी ये है कि उनके कानूनी संबंध है, दायरा है, वो जुड़ा रहता है। इसके अलावा ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें विषय वस्तु सेम होती है। तो विषय वस्तु, हम बात करें विषय वस्तु की पद्धति, विषय वस्तु की पद्धति, क्योंकि
इनके दृष्टिकोण, इनके संगठन में जो भी विषय शामिल होते हैं उन विषयों के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। हर किसी संगठन में जो भी विषय होते हैं वो किसी न किसी रीजन से होते हैं। तो इस तरह से इसको पढ़ने के साथ साथ एक और विधि आती है इसके अंतर्गत, वो है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। फिर बात करें 5 नंबर इसका जो मेथड होता है वो जीवन वृत्तांत पद्धति। देखिए ये यहाँ से समझना है कि संगठनात्मक यानी परंपरागत जो मेथड को जब हम पढ़ते हैं तो इस मेथड में क्या होता है कि हम जिस भी संगठन को पढ़ते हैं उसका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिए ऐतिहासिक पद्धति भी यूज की जाती है, कानूनी पद्धति यूज की जाती है, विषय वस्तु को जानने के लिए विषय वस्तु पद्धति यूज होती है, वैज्ञानिक पद्धति क्योंकि हर संगठन किसी न किसी बेसिक मूल विचार धारणा पर आधारित होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक साइंटिफिक लॉजिक होता है, वो समझना होता है। फिर जीवन वृत्तांत कि ये जो लोक प्रशासन के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं इसके लिए एक आती है जीवन वृत्तांत कि किस तरह से ये प्रशासन को आगे ले जाएगी, वो हम यहाँ पे समझते हैं। और लास्ट में अपनी आती है राजनीतिक पद्धति। राजनीतिक पद्धति समझ में आ गया होगा, राजनीतिक पद्धति। तो ये जो मेथड है उन्हीं मेथडों को हम अलग अलग तरह से समझते हैं क्योंकि ये सभी मेथड किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं, परंपरावादी दृष्टिकोण में। और परंपरावादी दृष्टिकोण ये नजरिया किसका है, ये लोक प्रशासन को समझने का नजरिया है। तो पहला समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा जो मैंने आपको समझाया था, लिखवाया भी है, उसको समझिए। व्यवहारवादी। क्या समझेंगे? व्यवहारवादी। और आपको बता दें कि कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए बाई चांस अगर नहीं समझ आ रही है या और भी कोई कॉलेज की संबंधी हेल्प चाहिए तो आपको मेरे पर्सनल चैनल पे संपर्क करना होगा, मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे, मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा मेथड, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन को अच्छे से अध्ययन करने के लिए हमें एक नज़रिया चाहिए होता है और ऐसा ही नज़रिया है व्यवहारवादी नज़रिया। यानी जिस किसी भी तत्व के किसी भी फैक्टर को हमें अगर समझना है तो उसके अंदर हमें अपने व्यवहार की झलक दिखानी होती है। हम ऐसा भी कहें कि एक तो हम सीधा एज ए सिद्धांत रूप में कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, लेकिन अब उस चीज़ को हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि उस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारा उससे क्या व्यवहार होता है। क्योंकि आज के समय जो मान लीजिए कि अगर कोई जैसे एक बड़ी दुकान लगानी है, तो बड़ी दुकान लगानी है, वो वहाँ पे चलेगी कि नहीं चलेगी, तो इसके लिए हम वहाँ पे आसपास के लोगों को समझते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, क्या ये दुकान यहाँ पे चलेगी, लोगों की क्या सवाल है, क्या विचार है, तो इस तरह से वह काम सही होता है। तो लोक प्रशासन को समझने का एक अच्छा दृष्टिकोण नजरिया है वो है व्यवहारवादी, यानी लोक प्रशासन को पढ़ने का रियलिटी व्यवहारवादी तरीका। अब इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इस दृष्टिकोण का जो समर्थन किया है उन समर्थक विद्वानों के नाम लिखना है कि कौन कौन से विद्वान हैं जिसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। तो साइमन लिखिए, साइमन विनर एंड रिंग्स। ठीक है, ये 2-3 महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम उन संगठन के व्यवहार को जानते हैं, संगठन में जो भी तत्व फैक्टर होते हैं उनके व्यवहार को जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रेरणा लोक प्रशासन में व्यक्तिक और सामूहिक प्रशासनिक और मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात आ गई कि संगठन के अंतर्गत व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है, व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। क्लियर है ना, व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ये चीज़ सिंपल सी और आराम से यहाँ पे दिख जाएगी आपको, यानी व्यवहार को ज़्यादा महत्व देना। तो इस तरह से व्यक्ति और प्रशासनिक ढांचे के व्यवहार। अब इसमें कैसे संगठन में, जैसे हम देखें कोई भी संगठन है, उन संगठन का उनके मानव से व्यवहार,
मानव से संबंध को पढ़ रहे कि भी भाई वो फलाना, जैसे वित्त विभाग है, वित्त विभाग से उसके अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति और उस विभाग से क्या संबंध है, किस तरह से काम कर रहे हैं। दूसरा बात करें कि उस संगठन की सामाजिक प्रणाली कैसी है। तीसरी बात करें संसार के साधनों में औपचारिकता के आधार पर, यानी संगठन और इनके मध्य संपर्क कैसा है, संपर्क के आधार पर। तो इस तरह से इनके अंतर्गत इनके व्यवहारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता, यानी व्यवहारों की प्रमुखता होती है। अब बात करें व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कुछ मान्यताएं हैं। क्या है मान्यता? अब मान्यता क्या है, तो ध्यान रखना है कि अध्ययन की इकाई न बड़ी होनी चाहिए न लघु, यानी जो व्यवहार है मानव का व्यवहार, उस व्यवहार के अध्ययन की इकाई, यानी अध्ययन की इकाई न बड़ी और न छोटी होनी चाहिए, यानी जिसका व्यवहार करे उस व्यवहार को समझने के लिए एक लॉजिक होना चाहिए। न तो ज़्यादा इतना बड़ा व्यवहारिक अध्ययन को समझा जाए जिसका कोई लॉजिक ही न निकले, ना कोई ऐसे व्यवहार को पढ़ा जाए जिसका कोई संपर्क ही ना हो। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट, तो दूसरी ध्यान दीजिएगा, संगठन में व्यक्ति और व्यक्ति के समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति एवं व्यक्ति के संगठन के समूह का अध्ययन होता है इसमें। नेक्स्ट बात करें, मूल्यों और तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। जब हम इसके अंदर व्यवहारवादी अध्ययन के जरिए लोक प्रशासन को समझ रहे हैं तो ये जरूरी है कि मूल्य और तत्वों को पृथक रखना चाहिए। मूल्यों एवं तथ्यों को पृथक रखना सही है। चीज़ें समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से हम राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। अब बात कर लीजिए कि इसके अंदर भी कुछ मेथड होते हैं, इसके अंदर भी कुछ मेथड होते हैं जिसको मैं आपको समझाना लिखवा देता हूँ। उस मेथड को समझिए, यानी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए भी कुछ पद्धति है। इसके अनुसार इस लोक प्रशासन को समझने के लिए कुछ पद्धति होती है। क्या होती है? कुछ पद्धति होती है। तो पहली पद्धति होती है मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति। दूसरी होती है केस पद्धति, यानी केस स्टडी। किसी व्यक्ति के से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले अध्ययन किया जाता है, केस स्टडी। तीसरी है सांख्यिकी, सांख्यिकी पद्धति, जिसमें आंकड़ों को ज़्यादा शामिल किया जाता है। आंकड़ों को देखा जाता है कि इससे व्यक्ति इतने प्रभावित हुए हैं, यहाँ पे कम जनसंख्या में प्रभावित हुए, यहाँ पे ये लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है, यानी संख्या को महत्व ध्यान में रखते हुए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एंड द लास्ट है पारिस्थितिक पद्धति। पारिस्थितिक पद्धति, यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी पद्धति के अंदर क्या होगा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा कि ये परिस्थिति इस अकॉर्डिंग है और इस परिस्थिति से क्या ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्या लोक प्रशासन में ये परिस्थिति उसके व्यवहार पर प्रभाव डालेगी, क्या उस व्यवहार से उस प्रशासन को चलाया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो पद्धति है वही व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अध्ययन में शामिल होती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए। अब आ जाते तीसरा मेथड। तीसरे मेथड को समझ लेते हैं, अध्ययन उपागम का तीसरा दृष्टिकोण, तीसरा उपागम। ठीक है, तीसरे दृष्टिकोण को समझ लीजिए। तीसरा है व्यवस्था दृष्टिकोण। व्यवस्था दृष्टिकोण यानी लोक प्रशासन में जो व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था को हम व्यवस्था दृष्टिकोण कहते हैं। मान लीजिए जैसे एक सरकार के अंदर जो लोक प्रशासन कार्य करता है, उस लोक प्रशासन के लिए जो मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था को हमें समझना होता है, उस व्यवस्था को हमें समझना होता है। यानी एक सिंपल से यहाँ पे बताऊँ तो परंपरागत और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भिन्न व्यवस्था उपागम एक ऐसा विचार है जो व्यवस्था को केंद्रीय तत्व मानकर इसके इर्द गिर्द कर अपने अध्ययन को दायरा बनाता है। ठीक है ना, यानी इसके अंतर्गत
लोक प्रशासन में व्यवस्था को प्रमुख माना जाता है एवं इसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी लोक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कि भाई इस लोक प्रशासन को चलाना है तो इसमें व्यवस्था सबसे ज़रूरी है, तो व्यवस्था को केंद्र बिंदु मानते हुए व्यवस्था का पहले अध्ययन किया जाता है, तो ये व्यवस्था दृष्टिकोण होता है। और इसके अंतर्गत व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत संगठन का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, अतः संगठन में अंगों का पृथक कार्य होता है, किंतु उनके कार्यों का मूल्यांकन समग्र दृष्टि से किया जाना चाहिए। संगठन के समस्त अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और गतिशील होते हैं। प्रशासनिक ढांचे में आगत और इनपुट, निर्गत और आउटपुट में संबंध गति होती है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। तो इस तरह से व्यवस्था जो है इनकी विभिन्न संगठनों में व्यवस्था से ही प्रशासनिक कार्य पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को करने के लिए उसमें प्रशासन होना जरूरी है, ठीक है ना, व्यवस्था भी होना जरूरी है। और इसके अंदर आगत और निर्गत, आगत एवं निर्गत, आगत और निर्गत का मतलब होता है कि किसी भी संगठन में क्या तत्व है जो इनपुट के रूप में काम आते हैं, क्या है जो आउटपुट के रूप में काम आते हैं, इनके मध्य निर्गत में संबंध किस तरह से है और ये संबंध किस तरह से काम करेगा, तो इसके लिए व्यवस्था होना जरूरी है। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था क्रम कहलाता है। अब बात करते हैं कि व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का संग्रह, विधि, संगठन या पद्धति के निश्चित सिद्धांत या वर्गीकरण करना। यानी सिंपल थिंग है कि किसी भी संगठन को व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए व्यवस्था करनी होती है, उस लोक प्रशासन को भी चलाने के लिए व्यवस्था की जरूरत होती है। और यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है जहाँ संगठित होने के गुण पाए जाते हैं, उनमें सभी एक दूसरे पर संबंध होते हैं, तो ये व्यवस्था विद्यमान होती है। व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। व्यवस्था में 3 गुण होते हैं। व्यवस्था के अंदर 3 गुण होते हैं जो व्यवस्था प्रबंध को आगे बढ़ाती है। पहला है व्यवस्था के अंदर होती है व्यापकता, किसी भी कार्य को करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, उसकी व्यापकता क्या है। फिर दूसरा है अन्योन्याश्रितता यानी निर्भरता, और तीसरी है कि इस व्यवस्था को कहाँ तक लगाना चाहिए, ये व्यवस्था कहाँ तक चलेगी, इसके ऊपर ये व्यवस्था कायम नहीं करेगी, यानी इसकी लिमिट क्या है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट जो थिंग्स जो मैंने आपको समझाई, ये इसके आगे कि लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण के अंतर्गत भी उन किन किन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट जो समझना था वो पॉइंट होता है। तो पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट समझा दी, इस पॉइंट को आप लर्न कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट के जरिए आप बहुत अच्छा और इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो दोबारा आपसे मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।